हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आई2 क्लासेस। दोस्तों, आज है 31 अगस्त 2021, मंगलवार का दिन है और हम लोग करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर की एनालिसिस। बहुत सारे आर्टिकल्स जो आज थे, कुछ इंपॉर्टेंट थे, कुछ रिपीटेड थे, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ। जो हमारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि रोज हम आपके लिए एक बढ़िया एनालिसिस न्यूज़पेपर की यहाँ पे एक ईजी लैंग्वेज में लेके आते हैं और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। सिर्फ आधे घंटे के अंदर आपको पूरी एनालिसिस करवा देते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी हमसे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे सर्च में आप डालिए आई2 क्लासेस अंडरस्कोर यूपीएससी, यही हैंडल हमारे इंस्टाग्राम का की भी है। आप वहाँ पे भी जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़ की। पहली जो न्यूज़ आती है वो तालिबान से ही आती है। वैसे कई सारी आज न्यूज़ तालिबान के बारे में है। आज का जो एडिटोरियल डिस्कशन हम लोग करेंगे वो भी कहीं ना कहीं तालिबान से ही रिलेटेड है। एक नया एंगल, एक नया पर्सपेक्टिव आपको समझाने की यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा थ्रू दैट एडिटोरियल। चलिए, रशिया, चाइना, पाकिस्तान इन ए न्यू रीजनल स्ट्रक्चर, इंडिया कैलिब्रेट्स स्टैंड। देखिए, जीएस पेपर 2 से इसको हम लोग कवर कर सकते हैं। बात सारी मामला यहाँ पे आता है कि देखिए, जबकि तालिबान अभी अफगानिस्तान के अंदर एक फोर्स है तो मोस्टली कंट्री इसको रिकॉग्नाइज कर रही हैं धीरे धीरे। तो रशिया ने, चाइना ने, पाकिस्तान ने तो डेफिनेटली इसको पहले से रिकॉग्नाइज कर ही लिया है। यूएसए ने भी इसको रिकॉग्नाइज कर लिया है। ईरान ने भी इसको रिकॉग्नाइज कर लिया है। तो जब सारे के सारे कंट्रीज को रिकॉग्नाइज कर रही हैं, अभी थोड़े समय पहले क्या था, कतार के अंदर मीटिंग हुई थी। तो जब कतार में मीटिंग हुई थी वहां पर रशिया, चाइना, पाकिस्तान और यूएसए ने उस दोहा में पार्टिसिपेट किया था। इंडिया ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, इन कंट्रीज का यह मानना है कि इंडिया अफगानिस्तान के अंदर एक मेजर प्लेयर नहीं है। इंडिया एक छोटा सा प्लेयर है और ये दोनों पार्टीज को इम्पैक्ट नहीं करता है। शायद इस वजह से इंडिया को यहाँ पे इनवाइट नहीं किया गया है और इंडिया यहाँ पे एक पार्ट नहीं है। लेकिन ऐसा फ्यूचर में भी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में हमें यहाँ पे इनवाइट भी किया जाए। जैसे जैसे फ्यूचर में इंडिया का रोल यहाँ पे इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली इंडिया की इंपॉर्टेंस यहाँ पे बढ़ेगी। तो छोटी सी न्यूज़ थी, कोई ऐसी बात नहीं, आप इसको पढ़ सकते हो। रिपीटेड न्यूज़ है। ये जो न्यूज़ है आज की, ये नई न्यूज़ है, इसे हम थोड़ा सा देखेंगे। अमिड क्रिटिसिज्म, गवर्नमेंट रिलुक एट द ड्राफ्ट रूल्स फॉर द ई कॉमर्स। आप इसको जीएस पेपर 2 में ज्यादा कवर कर सकते हो। थोड़ा सा पोर्शन आप जीएस पेपर 3 में भी कर सकते हो, क्योंकि ई कॉमर्स कंपनीज वगैरह के बारे में ये बात करता है। पहले ही हम लोग आपको बता चुके हैं कि देखिए, जब इस सरकार ने नया ड्राफ्ट बिल बनाया था, नया ड्राफ्ट बिल को बनाया गया था डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के द्वारा, जिसके लिए काफी कंट्रोवर्सी पहले से ही थी। क्योंकि इस नए ड्राफ्ट में अंदर कुछ ऐसे रूल्स हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंडर में आते ही नहीं हैं। उसके बावजूद भी इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया था। उसमें कुछ चीजें ऐसी थी पुराने वाले ड्राफ्ट में जिसको लेके ई कॉमर्स कंपनीज में बहुत सारी इश्यूज थे, क्योंकि कई वहां पे ऐसी टर्म थी जो वेग थी, जिनकी प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन नहीं बताई गई थी। जिसमें से एक टर्म आती है रिलेटेड पार्टीज। देखिए, रिलेटेड पार्टी तो बहुत बड़ी टर्म हो सकती है। तो जैसे हम बोलें कि ई कॉमर्स एंटिटी एंड द रिलेटेड पार्टीज। देखिए, रिलेटेड पार्टी में तो कोई भी आ सकता है। जो सेलर है वो भी आ सकता है, जो बायर है वो भी आ सकता है, जो उसकी सप्लाई करता है वो भी आ सकता है, जो रिपेयर करता है वो भी आ सकता है, जो उसकी डिलीवरी करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। रिलेटेड पार्टी में तो कोई भी आ सकता है। तो ये इतनी बड़ी टर्म थी, इतनी वेग टर्म थी, जिसकी वजह से ये पता ही नहीं चल रहा था कि ई कॉमर्स एंटिटी के अंदर कौन कौन है और कौन कौन नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो ऐसा कहा गया था कि जो कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट है वो ओवर रीच कर रहा है, मतलब ये उसके पावर के अंदर में नहीं आता है। क्योंकि इसके अंदर कई ऐसे प्रोविजन थे जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री, डीपीआईआईटी और मेती, इसके अंडर में आने चाहिए थे, लेकिन उसको इसके अंडर में थे। जब बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनी जब इसका भी विरोध करना शुरू किया, अपनी प्रॉब्लम बताना शुरू किया, तो अभी सरकार ने ये सोचा है कि इन ई कॉमर्स कंपनी को दोबारा से रीलुक किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो कंफ्यूजन था उस कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा और हर टर्म को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा। यहाँ पे एक और जो कंट्रोवर्शियल टर्म थी, वो जो हमने पहले भी उसके बारे में बात किया था, यहाँ पे भी उसके बारे में मेंशन किया गया है। वो कंट्रोवर्शियल टर्म की देखिए, अगर हम लोग बात करें, जैसे हमारे यहाँ पे जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, तो चलिए ठीक है। लेकिन जैसे टाटा है, रिलायंस है, अब इनकी भी बहुत सारी कंपनी है, जैसे 1mg की आजकल बहुत सारी एडवर्टीजमेंट आती है, आप देखते होंगे, नेटमेट, सर्पमल लेटर मिल, ये सारे के सारे ई कॉमर्स कंपनी हैं। अगर आप रिलेटेड कंपनीज के बारे में बात करते हो तो इन सभी के बिजनेस पे यहाँ पे फर्क पड़ने वाला है। जैसे टाटा ग्रुप ने स्टारबक्स के साथ अभी कोलैबोरेशन किया है, तो स्टारबक्स की जो कॉफी है वो टाटा के साथ मिलकर वो बनाने वाले हैं। तो इनके बिजनेस के ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पे पड़ने वाला है। और जो सबसे कंट्रोवर्शियल है वो ये है, फॉल बैक लायबिलिटी। मतलब अगर कोई, जैसे कोई कंज्यूमर है, अगर वो
अमेज़न से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करता है और बाई चांस वो प्रोडक्ट आपको प्रॉपर डिलीवर नहीं हो पाता, तो उसके लिए वो जो सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा बल्कि अमेज़न रिस्पॉन्सिबल होगा। इसे कहा जाता है फॉल बैक लायबिलिटी, मतलब ये प्लेटफॉर्म की लायबिलिटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको लेके भी बहुत सारी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, क्योंकि एफडीआई का रूल ये कहता है कि ई कॉमर्स कंपनी इन्वेंट्री नहीं बना सकती, इसका मतलब प्रोडक्ट को अपने गोडाउन में नहीं इकट्ठा कर सकती। तो सीधी सी बात है, जब अमेज़न और ई कॉमर्स कंपनी उस प्रोडक्ट को अपने गोडाउन में नहीं रख सकती, वेयर हाउस में नहीं रख सकती, तो आप उसको रिस्पॉन्सिबल कैसे मान सकते हो? क्योंकि वो प्रोडक्ट तो डायरेक्ट सेलर से आ रहा है, अमेज़न से थोड़ी आ रहा है। अमेज़न तो सिर्फ एक अमेज़न या फ्लिपकार्ट तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है। तो ये जो फॉल बैक लायबिलिटी वाला प्रोविजन है, ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि ये सरकार की खुद की पॉलिसी को ही कॉन्ट्राडिक्ट करता है। जब आपने एफडीआई के अंदर को उनको अलाउ ही नहीं कर रखा है, तो आप उनको जिम्मेदार भी नहीं मान सकते हो। उसके ऊपर से और भी कई सारे यहाँ पे कंट्रोवर्शियल प्रोविजन थे, जिसके बारे में हम लोग पास्ट में बात कर चुके हैं। लेकिन अभी सबका कंक्लूजन यही निकल के आता है कि इतने सारे कंट्रोवर्सी के बाद और इतने सारे अपोजिशन के बाद अभी सरकार ने ये कहा है कि वो इन रूल्स को रीलुक करेगी। रीलुक का मतलब होता है कि दोबारा उसको उसके ऊपर गौर करेगी, दोबारा उसको स्टडी करेगी, उसको पढ़ेगी, और अगर सरकार को लगता है कि कुछ चीजें उसके अंदर चेंज करनी चाहिए, तो वो भी चीजें चेंज होंगी। ये मतलब होता है रीलुक का। ठीक है, मतलब उसको लुक तो कर रहे हो लेकिन रिवाइज्ड लुक कर रहे हो, बार बार उसको दोबारा देख रहे हो, जिसका मतलब रीलुक होता है। चलिए, अगली जो कोई न्यूज़ है वो आती है हमारे जलियांवाला बाग से। देखिए, जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था, बहुत सारे लोग इसमें मारे गए थे। हालांकि सरकारी आंकड़ा तो 300 समथिंग था, लेकिन वैसे वहाँ पे कई हजार लोग मारे गए थे, ऐसा बोला जाता है। जलियांवाला बाग की जब भी हम बात करते हैं, तो ये एक पिक्चर हमारे दिमाग में आती है कि बहुत सारे लोग उस पार्क के अंदर बंद हैं और उनके ऊपर बाहर से जो है गोलियां चलाई जा रही हैं। अब जब भी आप जलियांवाला बाग में अगर कभी विजिट किया होगा, तो वहाँ पे आप जाके देखते हो, तो वो जो उस समय का जो मैसेकर था, वो उस समय का जो इतना भयानक जो दृश्य था, वो हमारी आंखों के सामने आ जाता है और हमें अवेयर करवाता है। कॉलोनियलिज्म का जो ब्लैक चैप्टर है, कॉलोनिज्म ने जो हमारे ऊपर एक्सप्लॉयटेशन किया, उसको याद करवाता है। लेकिन अभी सरकार ने क्या किया, जलियांवाला बाग को रेनोवेट किया है, उसको रीस्टोर किया है और उसकी बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी गई हैं। जैसे अब यहाँ पे देखो, ये जैसे गलियारा है, इस गलियारे के ऊपर उन्होंने ये लगा दिया, साथ में यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह लगा दी। तो दोस्तों, अभी ये एक मेमोरियल ना, मैसेकर साइट ना होने की बजाय ऐसा लग रहा है कि थीम पार्क है। वहाँ पे जो है चीज़ों को रंग बिरंगा कर दिया गया है, उनका बिल्कुल रूप चेंज कर दिया है। कई सारे नए ऑफिस वहाँ पे बना दिए हैं जो पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। जो वहाँ पे कुआं है, उस कुएं के ऊपर भी उन्होंने कुछ ग्लास का कोई पैनल लगा दिया है। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने ये कहा है कि इनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, इस वजह से ये ज़रूरी था। लेकिन कई हस्तियों का ऐसा मानना है, एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि सरकार ने ये जो चेंजेस किए हैं, इसकी वजह से उसकी जो ओरिजिनल जो उसका मीनिंग था, वो ओरिजिनल मीनिंग चेंज हो गया है। हम लोगों ने अपनी हिस्ट्री के साथ छेड़खानी करी है। ये जिस भी सिचुएशन में था, पोजीशन में था, उसी सिचुएशन में इसको रहना चाहिए था। क्योंकि अभी लोग यहाँ पे बच्चे आएंगे, अब वहाँ पे वो रंग बिरंगी चीज़ें देख के, म्यूजिक वहाँ पे चल रहा है, बढ़िया सारा अरेंजमेंट वहाँ पे है, तो उनके अंदर से वो फीलिंग नहीं आएगी। आप किसी पिकनिक पार्क में नहीं जा रहे हो, आप एक ऐसी साइट पे जा रहे हो जहाँ पे हजारों लोगों को बर्बरता के साथ मारा गया था। तो वो फीलिंग आनी जरूरी है, इसीलिए इसको नेचुरल फॉर्म में रहना चाहिए था। तो ये दोनों आर्गुमेंट यहाँ पे हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपको क्या लगता है कि इसको ओरिजिनल फॉर्म में ही रहना चाहिए था, या फिर इसको रेनोवेट करके सरकार ने कोई गलत काम नहीं किया है और समय समय पे इसके चेंजेस होने भी चाहिए। 1961 में भी इसको रेनोवेट किया गया था पिछली सरकार के द्वारा, और अभी 2021 में इसको दोबारा रेनोवेट यहाँ पे किया गया है। क्योंकि 1919 में हुआ था ये, 2019 में जब इसके 100 साल पूरे हो गए थे, तब सरकार ने ये प्रोजेक्ट लेके आई थी कि इसको हम लोग रेनोवेट करेंगे। 20 करोड़ के लगभग इसके ऊपर खर्चा किया है सरकार ने। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि सरकार ने जो कदम उठाया है इसको रेनोवेट करने का, क्या वो सही है, या फिर इसको इसकी ओरिजिनल फॉर्म में ही रहना चाहिए था। बीइंग अ एस्पिरेंट, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपने विचार यहाँ पे मुझे बताओगे। ठीक है, चलिए, अगली जो एक छोटी सी न्यूज है हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, वो है सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू एडमिनिस्टर ओथ टू ऑफिस टू 9 न्यू सुप्रीम कोर्ट जजेस टुडे। भैया, पहली बार ऐसा इतिहास में हो रहा है कि 9 जजेस को सुप्रीम कोर्ट में शपथ दिलवाई जाएगी, मतलब उनको ओथ दिलवाई जाएगी। पहली बार ऐसा होगा।
इतने बड़े नंबर पे पहले ये कभी भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पिछले लगभग 2 साल से किसी भी नए जज की अपॉइंटमेंट नहीं की गई थी, जिसकी वजह से वहां पे वैकेंसी क्रिएट हो गई थी। हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही 9 जजेस के आने के बाद टोटल 33 जजेस हो जाएंगे, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी टोटल जजेस की स्ट्रेंथ कितनी है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बस ये फटाफट बता दो। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपसे पूछता हूं, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की जो रिटायरमेंट एज है वो कितनी है? 62 है, 64 है, 65 है या 70 ईयर्स है? ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, मैं वेट करूंगा आपका, सबके कमेंट में पढ़ता भी और रिप्लाई भी करता हूं। अब ये अपॉइंटमेंट जो की गई है, आप सोचोगे सर वो इतने सालों तक क्यों रुकी हुई थी, लगभग 2 साल से? वो इसीलिए रुकी हुई थी कि क्योंकि जो कोलेजियम सिस्टम है ना दोस्तों, कोलेजियम सिस्टम के अंदर क्या होता है, सीजीआई होते हैं और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। अगर इनमें से अगर 2 लोग भी अगर ऑब्जेक्शन करते हैं किसी के नाम को लेके, तो उसको अपॉइंट नहीं किया जाता है। तो अभी तक कोलेजियम की जो कंसेंट बन ही नहीं पा रहा था। तो जो नरीमन थे, जो अभी रिटायर हो चुके हैं, वो बार बार जो है ऑब्जेक्शन कर रहे थे, जिसकी वजह से किसी प्रॉपर नाम के ऊपर नहीं बन पा रही थी सहमति कोलेजियम की। तो अभी वो क्योंकि रिटायर हो गए हैं, तो कोलेजियम ने तुरंत के तुरंत इनके नाम सेंटर को भेजे। सेंटर ने भी इनके नाम जल्दी से जल्दी क्लियर कर दिए हैं, क्योंकि देखिए यार, जस्टिस डिलीवरी के लिए जस्टिस का होना जरूरी है। जस्टिस इन द सेंस के जो जजेस हैं, है ना, अगर जज ही नहीं होंगे तो जस्टिस कहां से होगा? जस्टिस तो डिले अपने आप ही होगा, केस तो पेंडिंग अपने आप ही होंगे। तो ये जजेस की जो वैकेंसी वाली प्रॉब्लम है ना इंडिया में, ये भी बहुत ही ज्यादा है। तो शायद अभी सुप्रीम कोर्ट में जजेस आने की वजह से केसेस जो हैं वो जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, जल्दी से उनका निपटारा हो जाएगा। लेट्स होप दैट। तो कोलेजियम सिस्टम आपको पता होना चाहिए, हाई कोर्ट में भी होता है, सुप्रीम कोर्ट में भी होता है। कोलेजियम सिस्टम का यूज किया जाता है जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए, और हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर के लिए भी अब हम लोग कोलेजियम सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगली जो न्यूज आती है वो आती है, थिंक सेशन एग्जामिन्स नीड फॉर द जॉब्स विद द डिग्निटी फॉर माइग्रेंट इन अर्बन एरियाज, पुलिस चेंज नीडेड, पुलिस चेंजेस नीडेड। देखिए, कोई खास न्यूज नहीं है ये। एक इंडियन एक्सप्रेस ने कोई वर्कशॉप वगैरह करवाया था, कोई डिबेट इस तरह का कोई प्रोग्राम था, उसके अंदर सभी के जो एक्सपर्ट लोग आए थे उन्होंने अपने अपने बारे में बात किया था, माइग्रेशन एंड ऑल दैट। तो मुद्दा पूरा निकल के यही आता है कि रूरल एरिया से अर्बन एरिया के अंदर जो माइग्रेशन होता था, कैसे कोविड-19 को लेके इस माइग्रेशन के अंदर चेंजेस आए हैं, कैसे ये माइग्रेंट लोग जो हैं वो जॉबलेस हो गए हैं, इनको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलता है। एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। जब कोई आप किसी कंपनी में काम करते हो, कोई माइग्रेंट आदमी आता है, मान लो वो मुंबई में आया और मुंबई में उसने किसी कंपनी में जॉब किया, वो कंपनी उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में इंश्योरेंस 1 साल के लिए होता है। लेकिन माइग्रेंट वर्कर्स क्योंकि वहां पे 1 साल के तो रुक नहीं पाते हैं, वो 2-4 महीने में, 6 महीने में दोबारा अपने घर पे आ जाते हैं। और कोविड वाली सिचुएशन में भी यही हुआ, बहुत सारे माइग्रेंट वो मुंबई से अपने घर पे वापस आ गए, है ना। तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी उनकी कंटिन्यू नहीं हो पाई इस वजह से। तो पहले ही उनकी जॉब चली गई थी, ऊपर से उनके पास इंश्योरेंस की वो सिक्योरिटी भी नहीं थी, तो डबल डबल मार कहीं ना कहीं यहाँ पे पड़ी है। ऊपर से अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करो, हमारे यहाँ पे कहते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आपको ज्यादा स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मैन्युफैक्चरिंग स्किल के लिए आपको, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। तो सरकार ये कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्किल प्रोवाइड कराया जाए और उनको एग्रीकल्चर से सेक्टर से लेके माइग्रेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डाला जाए। तो ये भी यहाँ पे बड़ी समस्या है, क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ के पास यहाँ पे एजुकेशन नहीं है, इलिटरेट है, स्किल्स नहीं है। तो इस तरह की कुछ समस्याएं हमारे यहाँ पे माइग्रेंट्स को झेलनी पड़ रही हैं। थोड़ा अगर आप इसको पढ़ना है इसके बारे में पढ़ सकते हो, अदरवाइज तो एक पर्सनल वर्कशॉप थी, कोई खास मुझे यहाँ पे लगा नहीं। अगली जो न्यूज़ हम लोग करते हैं वो एक्सप्लेन सेक्शन से है, ज़्यादा नहीं डिटेल में कराऊंगा, सिर्फ ब्रीफली कराऊंगा, क्योंकि पहले भी इसके बारे में हम लोग कर चुके हैं। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है पेंडेमिक और एक होता है एंडेमिक। कोविड-19 को डिक्लेयर किया गया है एक पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब ये है कि ये वर्ल्ड ओवर प्रेजेंट है, बहुत सारे ज्योग्राफिकल एरियाज में एक साथ जब होता है उसको कहते हैं पेंडेमिक। एंडेमिक का मतलब होता है कि वो होता तो है, हर समय होता है, लेकिन हर जगह नहीं होता है, किसी किसी पॉकेट में होता है, वो मतलब होता है एंडेमिक का। अगर हम यहाँ पे बात करें, देखिए, एंडेमिक मींस समथिंग दैट इज परसिस्टेंट ऑल द टाइम, हर समय मौजूद होता है लेकिन हर जगह नहीं होता है।
जैसे मान लो किसी पॉकेट में होता है, अफ्रीका में हुआ तो अमेरिका में नहीं हुआ, अमेरिका में हुआ तो थोड़ा सा अफ्रीका में हुआ, थोड़ा इंडिया में हुआ, थोड़ा चाइना में हुआ, थोड़ा थोड़ा करके होता है, पॉकेट्स में इसको बोलते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कोविड की बात करें तो क्या कोविड अभी एंडेमिक सिचुएशन में आ गया है? ये बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे बात किसी ने बोली है। WHO के चीफ साइंटिस्ट हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। इन्होंने कहा है कि इंडिया के केस में शायद कोविड अभी पेंडेमिक की बजाय एंडेमिक की तरफ जा रहा है। मतलब है अभी ऑल ओवर इंडिया में पेंडेमिक नहीं है, पेंडेमिक अभी ये जो पेंडेमिक एंडेमिक में कन्वर्ट हो चुका है और किसी किसी पॉकेट में है, जैसे केरला में थोड़ा ज्यादा है, नॉर्थ इंडिया में कम है ना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में थोड़ा सा ज्यादा है, वेस्ट इंडिया में कम है, इसे कहा जाता है एंडेमिसिटी। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी उठता है, क्या फ्यूचर में कोविड जो है वो पेंडेमिक से एंडेमिक में चेंज होगा या फिर कोविड हमेशा के लिए इरेडिकेट हो जाएगा? अगर आप बात करें स्मॉल पॉक्स की बात करें या फिर आप पोलियो की बात करें, इसको कंप्लीटली इरेडिकेट कर दिया गया है, तो क्या स्मॉल पॉक्स की तरह, पोलियो की तरह कोविड भी इरेडिकेट होगा? नहीं होगा। इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। देखिए, जब कोई वायरस या कोई पैथोजोन सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में होता है तो उसको इरेडिकेट करना आसान है, लेकिन अगर कोई ह्यूमंस में और साथ के साथ एनिमल्स में भी होता है, उसको इरेडिकेट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। और कोविड-19 सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में नहीं है, ये एनिमल्स में भी पाया जाता है, इसी वजह से ये रहेगा। क्योंकि जैसे ही ह्यूमंस के अंदर केस कम होना शुरू हो जाएंगे तो हो सकता है वो एनिमल से ट्रांसफर हो जाए, है ना। इसी वजह से इसको हमेशा के लिए इरेडिकेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हाँ, इसकी इंटेंसिटी कम हो सकती है, इसके केसेस कम हो सकते हैं, लोगों को जो सिम्टम्स आते थे वो सिम्टम्स भी नॉर्मल हो सकते हैं। ऐसा कुछ जो है यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है। तो वो थोड़ा मैंने आपको बता ही दिया, क्या ये भी एंडेमिक हो जाएगा, थोड़ा आप इसको पढ़ सकते हो। हाउ लॉन्ग कैन एंटीबॉडीज बी एक्सपेक्टेड टू लास्ट? देखिए, बहुत इंडिया में जो है 66% लोगों की बॉडीज में जो है एंटीबॉडीज पाई गई हैं। इसका मतलब अगर उनको या तो इन्फेक्शन हो चुका है या फिर वो इन्फेक्शन होने के बाद रिकवर हो चुके हैं या फिर वो सिम्टोमेटिक थे, उनको पता ही नहीं चला। तो इतने सारे लोगों को अभी हम लोग कह सकते हैं टेम्परेरी तौर पे उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड है। अगर वो दोबारा से इन्फेक्टेड हो सकते हैं तो उनको सीरियस सिम्टम्स नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है कि इंडिया में एक हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है और इसी वजह से फ्यूचर में जो है केसेस वो और ज्यादा कम यहाँ पे होना शुरू हो जाएगा। देखिए, एंटीबॉडी डेवलप होना एक अलग बात है, इम्यून सिस्टम जो है वो अलग तरह से काम करता है। देखिए, यहाँ पे इन्होंने एक बात की गई है, टी सेल के बारे में बात की है। टी सेल क्या करते हैं? वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, इन द सेंस के वो आपकी बॉडी में मेमोरी क्रिएट करते हैं फ्यूचर के इन्फेक्शन के लिए। हो सकता है आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज कम हो, उसके बावजूद भी जो टी सेल हैं वो याद रखते हैं और फ्यूचर में जब आपके ऊपर अटैक किया जाएगा तो ये टी सेल आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो एंटीबॉडीज कम होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी बिल्कुल भी प्रोटेक्टेड नहीं है, उसके बावजूद भी आपकी बॉडी प्रोटेक्टेड हो सकती है क्योंकि टी सेल आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कैन एन एडिशनल वैक्सीन हेल्प डोज? देखिए, ऐसा भी कहा गया है कि जो वैक्सीन लोगों को लगाई जा रही है ये एक समय तक ही इफेक्टिव रहती हैं। एक बार वैक्सीन अगर आपने ले लिया तो लाइफ लॉन्ग आप प्रोटेक्ट नहीं हो, है ना। तो क्या आपको फ्यूचर में और ज्यादा बूस्टर की रिक्वायरमेंट है कि आपको तीसरी डोज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, चौथी डोज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? अभी इसके बारे में कोई प्रॉपर स्टडीज नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है फ्यूचर में आपको हर साल एक एक्स्ट्रा डोज की रिक्वायरमेंट पड़े, जैसा हम लोग इन्फ्लुएंजा वाले केस में देखते हैं। इन्फ्लुएंजा में भी आपको डोज की रिक्वायरमेंट होती है, तो शायद इसमें भी आपको डोज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, लेकिन अभी लार्ज स्केल स्टडी में अभी होना बाकी है। फ्यूचर में जब लार्ज स्केल स्टडी वगैरह होगा तब इसको देखेंगे। ये आज का जो है एडिटोरियल है, तालिबान एंड द न्यू रियल पॉलिटिक, ठीक है, जीएस पेपर 2 से इसको हम कवर करेंगे। बहुत ज्यादा डिटेलिंग यहाँ पे दी हुई है, लेकिन मैं बहुत ब्रीफली आपको करवाने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा सा एक बार हम लोग आगे देख लेते हैं, उस सेक्शन को हम थोड़ा बाद में करेंगे। दुनियादारी से देख लेते हैं द वर्ल्ड में क्या क्या न्यूज आई है। यूएस रिकॉर्ड्स डेली एवरेज 1 लाख कोविड हॉस्पिटलाइजेशन। देखिए भैया, दोबारा से यूएसए के अंदर कोविड के केसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं और सिर्फ कोविड के केस ही नहीं बढ़ रहे हैं, वहां पे ऑक्सीजन की किल्लत भी हो गई है कई जगह पे। स्पेशली अगर आप अमेरिका की बात करो, अमेरिका में जो सदर्न स्टेट्स हैं, जैसे यहाँ पे फ्लोरिडा है या लुजियाना है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई है और हॉस्पिटल्स भी फुल हो गए हैं। जो सिचुएशन अब इंडिया में थी वो सदर्न स्टेट्स में भी आ रही है। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको ये बता दूं कि सदर्न स्टेट्स के में जो वैक्सीनेशन की जो स्पीड है वो काफी कम है एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडियन स्टेट्स।
और सदर्न स्टेट्स में लोग मास्क लगाना भी पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो थोड़े से कंजर्वेटिव हैं, रिजिड हैं, वो तो मास्क भी नहीं लगाते हैं, जिसका रिजल्ट अभी देखने को मिल रहा है। वहां पे 1 लाख के लगभग केस जो है वो डेली हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है। तो दोबारा से वहां पे ये जो है वेव आ गई है यूएसए में। लेट्स सी इसका क्या आगे रहेगा, थोड़ा हम इसको भी कवर करते रहेंगे। अगली जो न्यूज़ है वो आती है हरिकेन से। हरिकेन इडा ट्रैप्स लुजियानास मिलियंस लूज एक्सेस टू द। देखिए, जब हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन की अगर मैं बात करूं तो आपको जब इंडिया में जब ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं तो उसको ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। अमेरिका में जब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं इनका नाम हो जाता है हरिकेन, इनको बोलते हैं हरिकेन। जब साउथ चाइना सी वगैरह के अंदर आता है तो वहां पे इसको बोलते हैं टाइफून, है ना। आप मुझे ये बताओ, अगर आपने अपने एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा नाम है। ऑस्ट्रेलिया में इनको क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। टाइफून मैंने आपको बता दिया, हरिकेन मैंने आपको बता दिया, और ट्रॉपिकल साइक्लोन तो है ही। इसी तरह का एक ट्रॉपिकल साइक्लोन अभी जो है वो अमेरिका में है। ठीक है, एक थोड़ा सा मैं आपको पिक्चर अगर आप बोलो तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरली जो है ओशंस में ही आते हैं, कभी लैंड के ऊपर नहीं आ सकते हैं क्योंकि ओशन में एनफ टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर की वजह से इनको खूब सारा मॉइस्चर मिलता है और वो मॉइस्चर ही ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को ड्राइव करते हैं। अगर नदर्न हेमिस्फीयर की बात करो तो नदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, है ना, हमेशा इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में इस तरह से क्लॉकवाइज घूमते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स इनको रोटेशन प्रोवाइड कराता है। आप मुझे ये बताओगे कमेंट सेक्शन में कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, चाहे वो नदर्न हेमिस्फीयर में हो चाहे वो सदर्न हेमिस्फीयर में हो, इनकी डायरेक्शन कौन सी होती है? क्या इनकी डायरेक्शन वेस्ट टू वेस्ट होती वेस्ट टू ईस्ट होती है या फिर ईस्ट टू वेस्ट होती है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे और साथ में ये भी बताओगे वो डायरेक्शन क्यों होती है। तो अभी आप ये देखा कि जो हरिकेन्स हैं वो यहाँ पे हरिकेन आया हुआ है और ये हरिकेन धीरे धीरे अमेरिका की तरफ मूव कर रहा है, कल ये क्यूबा में पहुंच गया था। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में यही है इस आर्टिकल में। तो एक डिटेल में अगर आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में जानना है तो आपको कमेंट सेक्शन उसमें नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको दे दूंगा, जिसमें मैंने आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और टेम्परेट साइक्लोन्स दोनों की प्रॉपर वर्किंग और मैकेनिज्म बताया हुआ है। आप वहां पे जाके भी उसको देख सकते हो। उसके अलावा नॉर्थ कोरिया से जो खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। नॉर्थ कोरिया ने दोबारा से अपने न्यूक्लियर साइट में कुछ एक्टिविटी देखी गई है। शायद नॉर्थ कोरिया और ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के मूड में है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हो यहाँ पे। उसके बाद चाइना लिमिट्स चिल्ड्रन टू 3 आवर्स ऑफ द ऑनलाइन गेमिंग। देखिए, ऑनलाइन गेमिंग की वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम उनका कंज्यूम हो रहा था। कंज्यूम भी नहीं, मैं तो कहूँगा टाइम वेस्ट ही हो रहा था। बहुत सारे बच्चे चाइना में ऑनलाइन गेम खेलते रहते हैं 24 घंटे। तो चाइना की सरकार ने अभी क्या किया, उन्होंने कहा कि आप एक हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे ही गेम खेल सकते हो। उनके लिए उन्होंने दिन भी बता दिया और समय भी बता दिया। फ्राइडे को, वीकेंड पे यानी कि सैटरडे को और पब्लिक हॉलीडे वाले दिन आप गेम खेल सकते हो 8 बजे से 9 बजे के बीच में। तो जो बच्चे इतना सारा समय वहां पे बर्बाद कर रहे थे, शायद वो अपना समय अभी किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में, ये पढ़ाई में या कुछ और खेलने में उसको स्पेंड कर सकते हैं। इसी वजह से वहाँ पे जो बड़ी बड़ी जो टेक्नोलॉजी कंपनी है जैसे टेंसेंट है, इनकी जो है शेयर्स काफ़ी ज़्यादा डाउन चले गए हैं। तो ये थोड़ी सी न्यूज़ हम यहाँ से कर सकते हैं। इकोनॉमी सेक्शन से अगर आप बात करो तो ग्रोथ लाइकली बिटवीन 18 to 29%, एक्सपोर्ट्स गवर्नमेंट स्पेंडिंग की सपोर्ट ऑन द लो बेसिस। देखिए, ग्रोथ होगी कितनी, 18 से 29% की ग्रोथ होने वाली है एक्सपोर्ट सेक्टर में। आपको सुन के बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा है भी। ये इसलिए नहीं है कि हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसलिए है क्योंकि कोविड के समय में हमारी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नीचे चली गई थी और जिसकी वजह से वो, अब देखिए, पहले हमारी ग्रोथ यहाँ पे थी, कोविड में ग्रोथ यहाँ पे चली गई थी, इतना नीचे चली गई थी। अभी यहाँ से इसको ऊपर उठने में समय लगेगा, तो डेफिनेटली उसकी परसेंटेज हाई दिखाई देगी हमें। उस 18 से 29% होने के बावजूद भी प्री कोविड का जो लेवल था वहां तक अभी हमारी ग्रोथ नहीं पहुंच पाएगी। मतलब अभी सिर्फ ये जो बीच का गैप आया था इसको ही हम लोग रिकवर कर रहे हैं, इसके ऊपर नहीं जा रहे हैं। इसे कहा जाता है बेस इफेक्ट। जब आपकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा नीचे चली जाती है, उसके बाद आप हल्का फुल्का रिकवर करने की कोशिश करते हो, तो ऐसा दिखने में लगता है कि आप बहुत ज्यादा परसेंटेज वाइज ग्रो कर रहे हो, लेकिन क्योंकि आपकी पहले ही बहुत ज्यादा नीचे जा चुके हो, इसी वजह से आपकी ओवरऑल ग्रोथ नहीं होती है, जिसे कहा जाता है बेस इफेक्ट। तो इंडिया का बेस इफेक्ट जो काफी ज्यादा लो चला गया था, आपको पता है कि लगभग 24% के लगभग हमारी जीडीपी श्रिंक हो गई थी। तो आपको अभी वहां 24 से ऊपर जाना है।
पहले आप 24 से जीरो पे आओगे, जीरो के बाद आप पॉजिटिव में जाओगे, तो वहां पे आने में तभी समय लगेगा। लेकिन क्योंकि दुनिया भर में जो है कोविड अभी थोड़ा थोड़ा रिकवर होना शुरू हो गया, डिमांड बढ़ना शुरू हो गई है, तो थोड़ा सा आप देख सकते हो कि हाँ, हमारी इकोनॉमी भी धीरे धीरे हल्का फुल्का रिकवर करना हमने यहाँ पे शुरू कर दिया है। अगर आप बात करें देखिए एयरटेल की, मैं ये कोई न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक चीज आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, एक नई टर्म आपको मैं आज बताना चाहता हूँ, वो है राइट्स इशू। इस टर्म के लिए इस पूरे आर्टिकल को थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। अभी एयरटेल ने क्या किया है, वो राइट्स इशू शेयर करने वाली इशू करने वाली है और 21,000 करोड़ रुपए का जुगाड़ करने वाली है। जब भी किसी कंपनी को फंड चाहिए होते हैं तो उसके पास बहुत सारे तरीके होते हैं, राइट इशू भी एक तरीका होता है। देखिए, एक पास तो तरीका कंपनी के पास ये होता है कि वो नए शेयर इशू करे, नए शेयर इशू करेगी, पब्लिक उसको खरीदेगी और कंपनी को पैसा मिल जाएगा। दूसरा तरीका यह होता है कि जो ऑलरेडी कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी उनको ही नए शेयर बेच देती है डिस्काउंट पे, क्योंकि देखिए आप पुराने कस्टमर हो ना यार हमारे, तो आपको तो डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। तो जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं, अगर वही कंपनी के नए शेयर्स खरीदते हैं, उसको कहा जाता है राइट्स इशू। ठीक है, बस इसी टर्म का आपको पता होना चाहिए कि राइट्स इशू क्या होता है। और एयरटेल ने जो अभी ये जो इशू किया है, जिसके पास एयरटेल के पहले से 14 शेयर्स हैं, वो एक नया शेयर खरीद सकता है। मतलब आपके पास अगर पहले 14 या से ज्यादा शेयर्स हैं तो आप एयरटेल के शेयर्स खरीद सकते हो, लेकिन अगर 14 से कम है तो आपको नया शेयर नहीं मिलेगा, आपको वो ऑफर नहीं मिलेगा। और ये ऑप्शनल होता है, आप उसको परचेज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस। ठीक है, चलिए, तो अगर आप एयरटेल के पुराने कस्टमर नहीं हो तो आपको नया शेयर खरीदना पड़ेगा, लेकिन अगर कंपनी के पुराने शेयर होल्डर हो तो आपको राइट्स इशू मिलेगा, मतलब आपको डिस्काउंट प्राइस पे वो मिलेगा। चलिए, आज के एडिटोरियल की बात करते हैं, तालिबान एंड द न्यू रियल पॉलिटिक। देखिए, तालिबान को ये कोई डिनाई नहीं कर सकता कि अभी तालिबान का कंट्रोल पूरी तरह से अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान का फ्यूचर और प्रेजेंट अभी तालिबान के ऊपर ही डिपेंड करता है, जिसकी वजह से रियल पॉलिटिक मतलब जियो पॉलिटिक्स का एक नया एंगल दुनिया के सामने आ गया है। कुछ समय तक पहले यूएसए और यूएनएससी या वेस्टर्न कंट्रीज तालिबान को टेररिस्ट ग्रुप बोल रही थी, लेकिन आज यही लोग तालिबान के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए रियलिटी कुछ हो रहा है ना, आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। अगर आपको तालिबान के लोगों की सिक्योरिटी चाहिए, वहां पे ह्यूमन राइट्स को हल्का फुल्का प्रोटेक्ट करना है, तो तालिबान के साथ अभी बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि वही वहां पे रियल फोर्स हैं। लेकिन जब हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ने कोई डायरेक्ट एंगेजमेंट नहीं है तालिबान के साथ, जिसकी वजह से हम लोग काफी, क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कभी भी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं रही है। यूएसए की फॉरेन पॉलिसी के साथ तालिबान में हम लोग अलाइन करते थे, तो यूएसए क्योंकि तालिबान के अगेंस्ट में था तो हम भी तालिबान के अगेंस्ट में थे, तो इसीलिए जब तालिबान नया पावर में आया तो उसके साथ हम लोग कोई प्रॉपर एंगेजमेंट नहीं कर पाए हैं। और यही हमारा कंसर्न है, क्योंकि इंडिया का ये कंसर्न है कि देखिए तालिबान पाकिस्तान के काफी ज्यादा क्लोज है, तो कहीं ऐसा ना हो फ्यूचर में कि तालिबान पाकिस्तान की हेल्प करके वो वाखन कॉरिडोर से कश्मीर के अंदर ना घुस जाए। ये इंडिया का सबसे ज्यादा यहाँ पे कंसर्न नजर आता है। लेकिन तालिबान ने इंडिया को साफ साफ अपील करी है कि आपको हमसे डरने की जरूरत नहीं है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे, आपके जो एसेट्स हैं वो सिक्योर हैं, आप हमारी कंट्री में आइए, अपनी एम्बेसी ओपन कीजिए, अपने जो है वर्किंग जो आपकी पहले थी प्रॉपर तरीके से उसको कंटिन्यू किया। हालांकि तालिबान ने ऐसा बोला है, लेकिन इंडिया उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है फिलहाल। फ्यूचर में देखते हैं, अगर तालिबान का एटीट्यूड चेंज होता है तो हम डेफिनेटली अपने रिश्तों को वहां पे इंप्रूव कर सकते हैं। जहां तक यूएसए की और तालिबान की बात है, उनके रिश्ते जो है चेंज हो चुके हैं, इस बारे में कोई कोई दो राय नहीं है। इवन जब आईसिस के ने खरोसन ने वहां पे अभी अटैक किया था 2-3 दिन पहले, और कल भी अटैक हुआ था, ऐसा भी माना जा रहा है कि शायद यूएसए फ्यूचर में तालिबान के साथ कोलैबोरेट भी करे। हो सकता है फ्यूचर में अमेरिका तालिबान को इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड करवाए। तो ये जब उनके रिश्ते चेंज हो चुके हैं तो इंडिया इंडिया क्यों पीछे रहे, तो इंटेलिजेंस प्रोवाइड कराएगा डेफिनेटली यूएसए, क्योंकि यूएसए का वहां पे लॉन्ग टर्म जो है वहां पे इंटरेस्ट है। अगर हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो इन्होंने भी अपना स्टांस जो है चेंज कर लिया है तालिबान के लिए। पहले तालिबान को टेररिस्ट ग्रुप बोलते थे, अभी किसी भी तरह से टेररिस्ट ग्रुप उसको नहीं बोल रहे हैं। तो जब हर कोई यहाँ पे अपना स्टैंड चेंज कर रहा है, क्योंकि यूएसए का वहां पे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है। चाहे अगर चाइना और रशिया ने अगर अफगानिस्तान के अंदर अगर वो गेन कर लेते हैं, उनका अगर अपर हैंड हो जाता है, तो डेफिनेटली यूएसए के लिए वो खतरनाक साबित होने वाला है। इंडिया के भी अफगानिस्तान के अंदर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है, क्योंकि हमारी बाउंड्री से टच करती है। ऐसा ना हो कि वो पाकिस्तान के जैसे लश्कर तोयबा है, जैश ए मोहम्मद है, उनके साथ मिलकर इंडिया के अगेंस्ट में किसी तरह की कुछ कार्रवाई करे, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो इंडिया अभी जो है वेट एंड वॉच के मूड में है। लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है।
लेकिन ऐसा भी बहुत बार देखा गया है कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कोई पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शुरुआत में ऐसा लगता है वो सब एक साथ होते हैं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो आपस में ही झगड़ने लगती हैं। ऐसा भी देखा गया है। तो तालिबान के अंदर भी हो सकता है कल को छोटे छोटे ग्रुप निकलें और वो अलग जो स्क्रिप्चर्स हैं जैसे शरिया है या कुरान है उसको अपनी तरह से इंटरप्रेट करें और उनके बीच में भी झगड़ा शुरू हो सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी भी है। तो इंडिया को बहुत ज्यादा रश नहीं करना चाहिए अफगानिस्तान में जाने के लिए, अपनी एम्बेसी को ओपन करने के लिए। ऐसा देखना जरूरी है कि क्या तालिबान वहां पे एक स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा सकता है कि नहीं करवा सकता है, जो फॉरेन ऑफिशियल्स हैं क्या उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकता है कि नहीं करवा सकता है। अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकता है फ्यूचर में तो डेफिनेटली इंडिया तालिबान के साथ एंगेज करने में कोई किसी तरह की प्रॉब्लम हमें नहीं है। देखिए जब सारी दुनिया ही अपना एटीट्यूड चेंज कर रही है तो इंडिया को भी कर ही लेना चाहिए। प्रैक्टिकल चीज है ना यार, आप कब तक एक अपनी फिलोसफी में और कब तक एक जो है वैल्यूज के ऊपर कब तक इंटैक्ट रहोगे। हालांकि इंडिया उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा इस तरह से, क्योंकि वो ह्यूमन राइट वायलेशन करता है वहां पे, वीमेन एंड ऑल दैट, है ना, वो सब आपको पता ही है। बट स्टिल प्रैक्टिकली एस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग स्टेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से देखें J&K में और इंडिया में, तो इंडिया को तालिबान के साथ जो है एंगेजमेंट करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कल को तालिबान को जो है इंडिया के अगेंस्ट में यूज किया जाए। तो उस एंगल से अगर हम देखें तो यही जो है आज का पूरा एंगल बनता है दोस्तों। चलिए आज मैं यहीं पे एंड करूंगा। जो नए स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो पुराने लोग हैं वो टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पे जाके भी क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।